हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने सीडीपी की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा टॉपिक नंबर 11 है। इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट मैंने कल करवाया था, आज इसका सेकेंड पार्ट है। कल वाले पार्ट में हमने चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ा था, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पढ़ा था, डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि वीडियो लेंदी हो गई थी तो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसके अंदर ऐड करने थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आपके पास वो तुरंत पहुंच जाए। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में या फिर यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज एंड स्पेशल चिल्ड्रन। देखिए, स्पेशल चिल्ड्रन का मतलब होता है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे जिनके अंदर क्वालिटियां हैं, जिनके अंदर डिसेबिलिटीज हैं, यानी कि वो सब बच्चे जो अपने आप में अलग हैं। ठीक है ना, तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो कल जो हमने किया था वो काफ़ी टॉपिक हमने कर लिए थे। लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, डिसेबल्ड बच्चों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम जो देखने वाले हैं ना, वो देखने वाले हैं इमोशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि वो बच्चे जिनको इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी फीलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स यानी कि आपके इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये बच्चे के इमोशन से, बच्चे की जो फीलिंग्स हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। ठीक है, जैसे देखिए, फर्स्ट पे है डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन, डिप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अवसाद। ठीक है, तो हम डिप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। डिप्रेशन इज ए कॉमन एंड सीरियस मेडिकल इलनेस। देखिए, यहाँ पे डिप्रेशन को कॉमन बोला है। देखिए, डिप्रेशन जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों में नहीं होती है, वो किसी भी एज का इंसान हो, हर किसी के अंदर डिप्रेशन होता ही होता है। ठीक है, चाहे वो कुछ पार्ट ही हो उसका, लेकिन डिप्रेशन होता है। तो इसलिए इसको क्या बताया गया है, कॉमन बताया गया है, यानी कि जनरली हर किसी में मिलता है आपको। ठीक है, तो डिप्रेशन इज ए कॉमन एंड सीरियस इलनेस, मेडिकल इलनेस दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स हाउ यू फील, यानी कि कैसा आप फील करते हो, द वे यू थिंक, आपके सोचने के तरीके पर, या हाउ यू एक्ट, आप किस तरह से बिहेव करते हो। इन सब चीज़ों के ऊपर डिप्रेशन का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और देखिए आगे इसने खुद भी बोल दिया, यह सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक, आपके माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, आपके ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है ये। ठीक है, और इसने बोला सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, यानी कि कॉमन है ये। ठीक है, किसी भी एज का इंसान हो, सिर्फ बच्चा नहीं, किसी भी एज का इंसान हो, हर किसी के अंदर डिप्रेशन कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, अब हम इसके सिम्टम्स पढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने ये मैंने एक इमेज लगा रखी है, आपको ये दिख रही होगी ना। अगर एक यहाँ पे बच्चा है या एक व्यक्ति है जो अकेले में कहीं पे बैठा हुआ है, देखिए इसके चारों तरफ देखिए आप, कोई भी नहीं है, सब खाली है। बाहर एकदम अच्छी रोशनी आ रही है, लेकिन ये अंधेरे में कहीं पे अपने आप को अकेले, ठीक है ना, कहीं पे अकेला बैठा हुआ है ये बंदा। ठीक है, तो देखिए डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। फीलिंग सैड, यानी कि उदास महसूस करोगे आप, या हैविंग ए डिप्रेस्ड मूड, यानी आपका जो मूड है ना वो एकदम उदास रहेगा, कुछ भी करने का आपका मन नहीं करेगा, आपको अकेले रहने का मन करेगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट है वेट लॉस और गेन। देखिए हमारे माइंड में होता है, जब कोई टेंशन में होता है ना, तो हम बोलते हैं कि यार किस चीज़ की टेंशन है तुझे, बहुत पतला हो गया, ठीक है ना, काफ़ी स्लिम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डाउट है, देखिए डाउट नहीं रखना है। वेट लॉस भी हो सकता है आपका डिप्रेशन के अंदर, और आप गेन भी कर सकते हो लॉस। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रबल स्लीपिंग, यानी कि आपको सोने में प्रॉब्लम आएगी, आपको नींद नहीं आएगी, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा सोएंगे। ये डिपेंड करता है, काफ़ी लोगों का क्या होता है ना, अगर उनको टेंशन है ना किसी भी चीज़ की तो उनको नींद नहीं आएगी। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर उनको टेंशन है तो वो सबसे ज़्यादा सोते हैं। ठीक है, तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंड, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है डिफिकल्टी थिंकिंग, यानी कि आपको सोचने में दिक्कत आएगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे चीज़ों के ऊपर, या फिर आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाओगे। ठीक है, कोई भी आपको डिसीजन लेना है ना, तो आप अच्छे से क्लियरली डिसीजन नहीं ले पाओगे। ये सब किसके सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन के। नेक्स्ट है थॉट ऑफ डेथ और सुसाइड, यानी कि आपका खुद को हर्ट करने का मन करेगा, आपको आपको ना जो सुसाइड है ना, सुसाइड करने का मन करेगा,
आप अपने आप को मारना चाहोगे कि यार इससे अच्छा तो है मैं मर जाऊं, ठीक है ना। इस टाइप की थिंकिंग है ना, वो आपको आने लगेगी, ठीक है। आगे देखिए, डिप्रेशन का जो बेसिक लेवल होता है ना, यानी कि स्टार्टिंग में, तो या तो आपको भूख कम लगेगी या आपको क्या लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी, या फिर आपको नींद नहीं आएगी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी। यानी कि आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या लगेगा, भूख कम लगना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर आप सोचना बंद कर दोगे और बहुत ज़्यादा खाने लग जाओगे, यानी भूख आपको ज़्यादा लगने लग जाएगी, ठीक है। या तो आपको नींद नहीं आएगी या फिर आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी। तो ये सब क्या है, ये डिप्रेशन का जो बेसिक लेवल है, जब स्टार्ट होती है तो उसके सिम्टम्स है, यानी कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। जैसे उससे हाई लेवल पे जाओगे तो आप बिना वजह रोना स्टार्ट कर दोगे, या फिर बिना वजह आप हंसना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। इससे और हाई लेवल पे पहुंचोगे तो आपको खुद को हर्ट करने लगते हो, जैसे पागल से हो जाते हो, खुद को थप्पड़ मार रहे हो, ठीक है ना। यानी कि आप खुद को हर्ट करते हो हर चीज के अंदर, दरवाजे के आपने मार दिया, या इस टाइप की हरकत करने लगते हो आप, ठीक है। खुद को हर्ट करने वाली चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और अगर इससे भी हाई लेवल पर आप पहुंच गए ना, तो आप सुसाइड की जो थॉट्स है ना, वो आपके मन में आने लगती हैं। आपको लगता है कि यार सब कुछ बेकार है, इससे अच्छा है ना मैं मर जाऊं तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। यानी कि आप अपने आप को मारने के बारे में सोचने लगते हो, आप अपने आप को हर्ट करने के बारे में सोचने लगते हो, ठीक है। तो ये होता है डिप्रेशन, ठीक है। और ये कॉमन है, ठीक है, इसलिए इसको कॉमन बोला गया है, क्योंकि हर किसी के अंदर होता है, किसी के अंदर बेसिक लेवल है, कोई हाई लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए, जब भी मैं नोट लिखता हूँ ना, तो नोट के अंदर मैंने बताया है कि आप उससे किस तरह से बचेंगे, ठीक है। तो देखिए, डिप्रेशन से बचाने के लिए बच्चों को स्ट्रेस्ड होने से रोकना है, उनको टेंशन नहीं देनी, उनको स्ट्रेस नहीं देना, चाहे वो एग्जाम का स्ट्रेस हो या फिर अच्छे मार्क्स का स्ट्रेस हो, ठीक है। बच्चों को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना है, और बच्चों को क्या बनाना है, सोशल बनाना है। सोशल का मतलब वो लोगों से बातचीत करें, वो लोगों के बीच रहें। जब अपनी बातें शेयर करेंगे ना, तो उनका डिप्रेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो बच्चों को क्या बनाना है, सोशल बनाना है, ताकि वो क्या ना रहे, अकेले ना रहे, ठीक है। यानी कि बच्चों को आइसोलेट होने से रोकना है। आइसोलेट का मतलब होता है कि जो बच्चा है ना, वो अपने आप में बिजी है, ठीक है ना। भाई एक रूम में अलग से रह रहा है, ठीक है, कंप्लीटली पूरे पूरे दिन उसी रूम के अंदर ही रहता है, यानी कि उसने अपने आप को आइसोलेशन में डाल रखा है। वो अपने आप में ही बिजी रहता है, उसकी अपनी एक अलग दुनिया है, वो लोगों से इंटरेक्शन नहीं करता है, पेरेंट्स से, घर के अंदर फैमिली है, फैमिली मेंबर से या किसी से भी बातचीत नहीं करता है, ठीक है। उसका अपना एक रूम है और उसी के अंदर वो अपनी अलग ही दुनिया के अंदर रहता है, ठीक है। ठीक होता है आइसोलेशन। तो बच्चे को आइसोलेट होने से रोकना है, क्योंकि वो अकेला रहेगा, अगर उसको किसी बात की टेंशन है ना, तो सिचुएशन और ज़्यादा खराब होगी, ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट है एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब आप समझते होंगे, एग्रेशन यानी एंगर, आपका गुस्सा, ठीक है। ये देख रहे हो आप, जो इमेज लगा रखी है मैंने, ठीक है। आप देखिए बच्चे के एक्सप्रेशन देखिए, आप समझ जाओगे क्या है बच्चा, एंग्री है बच्चा, बच्चा गुस्से के अंदर है, वो अग्रेशन शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, बच्चे के जो एग्रेसिव होने के हैं ना, वो काफी रीजन हो सकते हैं, ठीक है। जब बच्चा एंगर शो करता है ना, तो उसके काफी रीजन हो सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे ने ना किसी को एग्रेसिव होते देखा है फैमिली के अंदर, ठीक है। अपने घर में बच्चे ने किसी का बिहेवियर देखा है कि भाई ऐसे एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि देखिए हम इस चीज को मानते हैं, बच्चा जो होता है ना, वो देख कर सीखता है। इसलिए हम काफी बार बोलते हैं कि बच्चे के सामने इस टाइप की हरकत मत करो, ठीक है। क्यों, बच्चा हमेशा देख कर सीखता है, ठीक है। तो हो सकता है भाई बच्चे ने किसी का एग्रेसिव बिहेवियर देखा हो, इस टाइप से एग्रेसिव होते हैं, तो उसी टाइप की चीजें बच्चा करने लग गया हो, ठीक है। या फिर बच्चा कार्टून्स देखता है, एग्रेसिव कार्टून्स देखता है, या एग्रेसिव मूवीज देखता है, या फिर सोशल मीडिया के अंदर एग्रेसिव चीजें देखता है, ठीक है ना। तो इससे भी बच्चा सीख सकता है एग्रेशन। या फिर बच्चे पर है ना स्टडी का, कंपटीशन का, अपने आप को अच्छे दिखाने का, इन सब चीजों का क्या है, प्रेशर है। तो बच्चा उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एग्रेशन में आ सकता है, ठीक है। या बच्चा किसी बात को लेकर स्ट्रेस्ड है, इसलिए भी बच्चा एग्रेसिव हो सकता है। अब नोट में देखिए कैसे दूर कर सकते हैं, वही सेम, आपको बच्चे को है ना स्ट्रेस नहीं होने देना है। आप बच्चे से बात कीजिए, पेरेंट्स को बच्चों के पास बैठना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए आजकल क्या सब चल रहा है। यानी कि बच्चे से पेरेंट्स को आराम से बैठकर बातचीत करनी चाहिए, उसको स्ट्रेस में नहीं लाना है, उसको आइसोलेशन से दूर रखना है, ठीक है। अगर बच्चा आइसोलेट नहीं रहेगा ना, सोशल रहेगा ना, पेरेंट्स से बातचीत करेगा, अपनी बातें शेयर करेगा, तो वो एग्रेसिव भी नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एंजाइटी एंड फियर। बच्चे के अंदर क्या है, घबराहट है,
वो डर रहा है बच्चा, यानी कि बच्चे को घबराहट है और बच्चे को क्या है, डर है। ये सब क्या है, ये इमोशनल प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे बच्चे को एग्जाम की टेंशन है, ठीक है, इसलिए वो डरा हुआ है। बच्चे को फेल होने की टेंशन है, बच्चे को फेल होने की टेंशन है, कहीं मैं एग्जाम्स के अंदर फेल ना हो जाऊं, तो इस वजह से भी बच्चा क्या एंजाइटी फील कर रहा है या फिर डर रहा है। ठीक है, एग्जाम अच्छे नहीं हुए बच्चे के, इसलिए वो टेंशन में है कि यार अब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में फेल हो जाऊंगा तो घर वाले कुछ बोल लेंगे या आस पड़ोस कुछ बोल लेगा। ठीक है, देखिए बच्चे को टेंशन इस बात की होती है अब पेरेंट्स लड़ेंगे, ठीक है, पेरेंट्स मुझे मारेंगे या डांटेंगे। ठीक है, और पेरेंट्स को इस चीज़ की टेंशन होती है समाज क्या कहेगा या पड़ोसी क्या कहेंगे, अगर हमारा बच्चा था फेल हो गया तो उनको इस चीज़ की शर्म आती है। ठीक है ना, वैसे भी ये रियलिटी है। अब जो आजकल के पेरेंट्स लगा लो आप, उनको इस चीज़ की ज़्यादा कम फिक्र होती है कि हमारे बच्चे को क्या पसंद है या हमारा बच्चा क्या चाहता है। उन्हें इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन होती है कि यार पड़ोसी क्या बोलेंगे, वो बोलते हैं ना चार लोग क्या बोलेंगे। ठीक है ना, इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन होती है। ठीक है, तो बच्चे का क्या है, एंजाइटी फील करता है, वो डर फील करता है। अब उसके एग्जाम अच्छे नहीं हुए तो वो बताने से डरेगा अपने फैमिली मेंबर को या अपने पेरेंट्स को। ठीक है, या फिर बच्चे पर क्या है, अच्छे मार्क्स लाने की टेंशन है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बच्चा क्या है, एंजाइटी फील कर रहा है, घबराहट फील कर रहा है या बच्चा डरा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना चाहिए ताकि बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। देखिए, पेरेंट्स को कभी भी बच्चों पर अच्छे मार्क्स लाने का दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है ना, अगर भाई अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, बोर्ड की पढ़ाई है आपकी, 10th की पढ़ाई है, 12th की पढ़ाई है, तो ठीक है, तो पेरेंट्स को कभी भी बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। ठीक है, आपको यह देखना चाहिए कि बच्चे की जो कैपेबिलिटी है ना वो क्या है। भाई ज़रूरी थोड़ी है हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा ही हो, लेकिन हो सकता है वो अच्छा सिंगर हो, अच्छा पोएट हो। तो आपको ये देखना है कि आपका जो बच्चा है ना उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। ठीक है ना, क्योंकि हर फील्ड अपने आप में अच्छा होता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ऐसी चीज़ या स्टडी ऐसी चीज़ नहीं है। अब उसके बाद उसका फ्यूचर अच्छा होगा, और भी काफ़ी फील्ड है। ठीक है ना, तो आपको अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए, बच्चे के जो इंटरेस्ट है ना वो किस चीज़ के अंदर है, बच्चे की जो कैपेबिलिटी है ना वो क्या है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, बच्चे को कभी भी ड्रग कर नहीं रखना है। जैसे कि मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। जैसे बोलते हैं ना, अगर तेरे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए ना तो फिर कहाँ पे एडमिशन होगा तेरा, क्या कर पाएगा लाइफ के अंदर, कुछ भी नहीं कर पाएगा, कहीं पे भी आपका एडमिशन नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा तेरा। ठीक है, तो बच्चे को कभी भी इस तरह से आप डराइए मत। ठीक है ना, एक एग्जाम कभी भी पूरी लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, तो आपको बच्चे को कभी भी स्ट्रेस नहीं देनी है। बच्चे को क्या रखना है, बच्चे को सोशल बना के रखना है, यानी कि वही चीज़ बच्चे से बातचीत कीजिए, आप बच्चे को इंटरेक्ट कीजिए बच्चे के साथ, ताकि बच्चे अपना फीलिंग्स क्या करे, शेयर करे आपके साथ। ठीक है, बच्चे को आइसोलेशन से रोकना है। ठीक है, यानी कि बच्चे को अपने आप में बिजी होने से रोकना है। आइसोलेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, अपने आप में बिजी होना, यानी कि उसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। तो बच्चे को आइसोलेशन से रोकना है। ठीक है, तो बच्चों के साथ पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे आपसे खुलकर बातचीत कर सकें, अगर उन्हें किसी चीज़ की टेंशन है ना तो उस टेंशन को वो खत्म कर सकें। ठीक है ना, आगे देखिए, अगला जो हमारे पास है ना वो है पीटीएसडी। पीटीएसडी को बोलते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, इसको आप याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्या है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने अपनी सिटी के अंदर या कहीं ना कहीं आपने पक्का लिखा देखा होगा ट्रॉमा सेंटर। ठीक है ना, जैसे हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं ना, हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं ना वहाँ पे लिखा होता है ट्रोमेटिक या ट्रोमा सेंटर। तो ट्रोमा का मतलब पता क्या है, क्या होता है आपको, ट्रोमा का मतलब होता है एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। कोई भी ऐसी चीज जो अचानक से आपको क्या लेके चली जाए, सदमे के अंदर लेकर चली जाए, वो कहलाते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यानी कि आपके साथ अचानक कोई ऐसा हादसा हो गया या अचानक आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो गई जिसे देखकर आप क्या चले गए, अचानक से सदमे में चले गए। ठीक है, आप स्ट्रेस में चले गए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीटीएसडी। ठीक है, जैसे जैसे कि आपने आपके सामने है ना, जैसे कि आपके सामने है ना किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या फिर आपने किसी की डेथ देख ली, या फिर आपके सामने किसी का क्या हो गया, मर्डर हो गया। तो ये सब चीज देखते हो ना आप, तो आप अचानक से सदमे में चले जाते हो। ठीक है, आप स्ट्रेस में चले गए, वो चीज आपको रात को सोने भी नहीं दे रही। ठीक है, आपके माइंड में वो चीज क्या कर रही है, बार बार घूम रही है। तो इसको बोलते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है,
यानी कि हर वो सिचुएशन जिसे देखकर आप सदमे में चले जाए ना, वो चीज कहलाती है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बस इतना याद रखिए आप, ट्रोमेटिक का मतलब है दुर्घटना यानी एक्सीडेंट, ठीक है। यानी कि आपने अचानक कोई ऐसी चीज देख ली जिसको देखने के बाद आप किस में चले गए, स्ट्रेस में चले गए, आप सदमे के अंदर चले गए, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको रोकने के उपाय क्या है, आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, पीटीएसडी आपके साथ या बच्चे के साथ ऐसा अगर कुछ हुआ है ना, तो आप क्या कीजिए, ऐसी सिचुएशन में ना आपको पेशेंट का जो माइंड है ना वो डाइवर्ट करना है, ठीक है। यानी कि उसका ध्यान है ना उस दुर्घटना के ऊपर, उस एक्सीडेंट के ऊपर, ठीक है, जाने नहीं देना है। आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना है ताकि पेशेंट है ना उसका माइंड क्या हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, वो उन चीज़ों को भूलने लगे, ठीक है। आपको कैसा माहौल रखना है, हंसी मजाक का माहौल रखना है, ठीक है, ताकि वो उस ट्रॉमा को भूल सके, ठीक है। बच्चे की काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। काउंसलिंग का मतलब पता है आपको क्या होता है, देखिए ये मैंने इमेज लगा रखी है। काउंसलिंग का मतलब है काउंसलर, ठीक है। काउंसलर वो होता है यानी कि एक ऐसा इंसान जो बच्चे को समझ सके, ठीक है, बच्चे से आराम से बैठकर अच्छे से बात कर सके और बच्चा उसके साथ कैसा फील करे, कंफर्टेबल फील करे, वो अपने जो बातें हैं ना वो शेयर करे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं काउंसलिंग। यानी बच्चा अपनी जो अंदर की फीलिंग्स है ना, जो उसकी दबी हुई बातें हैं ना, वो वह उस इंसान को बताएगा, ठीक है। और वो उस इंसान के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, अपनी सारी चीज़ें वो इस इंसान को बता देगा। और उसके बाद वो इंसान क्या करेगा, यानी काउंसलर क्या करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग बच्चे को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करेगा, चीज़ों को भुलवाने की कोशिश करेगा, उनको उसको चीज़ों का क्या देगा, सोल्यूशन देगा, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं काउंसलिंग। देखिए, काउंसलिंग का मतलब है कि आप बच्चे को ऐसे डॉक्टर या ऐसे इंसान से बात करवाएंगे जो बच्चे को समझ सके, उसके मन की बात को जान सके, ठीक है, और इस ट्रॉमा को दूर करने में बच्चे की क्या करे, मदद करे, ठीक है। इसको बोलते हैं काउंसलिंग। आगे देखिए, यहां पे मैंने लिखा कि जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है ना, वो कभी भी एक दिन में नहीं बनती है, ठीक है। जब बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो, वो सब सेम सिचुएशन को बार बार होते देखता है ना, ठीक है, जब उसकी चीजें साथ वो चीजें बार बार होने लगती है ना, यानी कि उसकी जो फीलिंग्स है ना वो अपने मन में दबाने लगता है, उस सिचुएशन से वो परेशान है, वो सिचुएशन उसको पसंद नहीं है, लेकिन वो स्टार्टिंग में क्या करेगा, बोलेगा नहीं, ठीक है, वो अपने मन के अंदर रखेगा। लेकिन वही चीज जब बार बार होने लगती है ना, तो क्या करता है, एक दिन वो बोलते हैं ना, उसका जो गुस्सा है ना वो अचानक से निकलता है, ठीक है। तो धीरे धीरे तो उसकी जो फीलिंग्स है ना जो अंदर दबी हुई थी, ये किस में बदल जाएंगी, उसके फियर में बदल जाएंगी, एंजाइटी में बदल जाएंगी, या फिर गुस्से में बदल जाएंगी। वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, ठीक है। जैसे किसी के पेरेंट्स हैं, वो बच्चे को क्या बोल रहे हैं, बार बार उसको पढ़ने के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। स्कूल से आया है, स्कूल से आया नहीं, आते फिर बोले चलो खाना खाओ और जाके पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। शाम को है, खेलने का टाइम हुआ, बच्चा खेलने जाना चाहता है, पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं, रूम में चलो जाकर पढ़ो। तो क्या करेगा, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड है। या तो बच्चा घबराहट फील करने लगेगा, या फियर डर फील करने लगेगा, या फिर हो सकता है बच्चा अग्रेसिव हो जाए। लेकिन वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा रिएक्शन देगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब अदर डिसऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। इसके अंदर है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं ऑटिज्म। हिंदी में अगर बोले तो संवलीनता। देखिए अब ये होता क्या है, तो ऑटिज्म है ना, इसको आगे देखिए मैंने क्या लिखा है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो डिसऑर्डर है ना, वो कोई एक सिंगल कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई सिंगल बीमारी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर वही एक ग्रुप है, एक इसके अंदर काफी चीजें आती हैं, ठीक है। ये कोई सिंगल प्रॉब्लम नहीं है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। देखिए आप, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में कोई एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं होती है, यह एक तरह से प्रॉब्लम्स का क्या है, ग्रुप है। इसके अंदर काफी बीमारियां आती हैं। जैसे अब देखिए मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटिज्म, यानी ऑटिज्म के ही डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे एस्पर्जर सिंड्रोम, ठीक है, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, ठीक है, रैट सिंड्रोम, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ठीक है, क्लासिकल ऑटिज्म, ठीक है। ये सब क्या है, ऑटिज्म की क्या है, टाइप्स हैं। यानी वर्ड सिर्फ एक है ऑटिज्म, लेकिन इसके टाइप्स देखो आप कितनी है। लेकिन हमसे है ना कभी भी टाइप्स नहीं पूछता है, हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑटिज्म के बारे में, एक्चुअल में ऑटिज्म क्या होता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया, अगर आपसे बाई चांस पूछ भी लेता है अब जो एस्पर्जर सिंड्रोम है वो किसका टाइप है, तो आपको पता होना चाहिए किसका टाइप है, ये ऑटिज्म टाइप, ऑटिज्म का टाइप है, ठीक है। रेट सिंड्रोम है, किसका टाइप है, पूछ सकता है आपसे,
क्लासिकल ऑटिज्म, ठीक है। तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, तो आपको बस ये पता होना चाहिए ये किसके टाइप है, ये ऑटिज्म के टाइप है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऑटिज्म होता क्या है। देखिए आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म, यानी कि ऑटिज्म की विशेषताएं क्या है। देखिए, लिमिटेशंस इन सोशल इंटरेक्शन, यानी कि बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, बच्चा है वो अकेला रहना पसंद करेगा, ठीक है, किसी के साथ कन्वर्सेशन नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना वो अच्छे से नहीं होगा। भाई सीधी सी बात है, किसी से इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा बच्चा, अकेले में रह रहा है, किसी से बातचीत ही नहीं कर रहा, कन्वर्सेशन नहीं कर रहा किसी के साथ, तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा कैसे, ठीक है। लिमिटेशंस इन इमोशंस, देखिए वही चीज आ गई, अगर बच्चा अकेला रह रहा है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा, तो वो इमोशंस को कैसे शो करेगा किसी से, वो उन चीजों को अपने अंदर दबा के रखेगा ना, ठीक है। आगे है लिमिटेशंस इन स्कूल एक्टिविटीज, यानी कि बच्चा जो स्कूल में एक्टिविटीज वगैरह होती है ना उनके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, वो अकेले रहने पसंद करेगा। सेम टू सेम वही चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑटिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जिसे आप देखकर समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे, एक्चुअल में जो ऑटिज्म है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर बच्चे को सोशल कोग्निशन, यानी कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में प्रॉब्लम आती है, यानी कि बच्चा किसी के भी साथ सोशल नहीं होता है, इंटरेक्ट नहीं करता है बच्चा किसी के भी साथ, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑटिज्म, यानी कि वह नहीं समझ पाता कि कौन तो उसका फ्रेंड है और कौन क्या है उसका फैमिली मेंबर है। अब देखिए, जो आपको याद रखना है ना, मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें, इसमें जो बच्चा होता है ना वो अपने फैमिली मेंबर से भी ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वह कोई अनजान इंसान हो, ठीक है। ये बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे ऑटिज्म के बारे में। अगर जिस बच्चे को ऑटिज्म है ना वो किस तरह से बिहेव करता है, वो कभी भी नहीं समझ पाएगा कौन अपना है कौन पराया है, ठीक है। उसका एक पास, यानी कि एक साइड उसके पास उसका फैमिली मेंबर बैठा है और एक कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, उसके लिए दोनों बराबर हैं। उसका फैमिली मेंबर उसके साथ डेली रहता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे इसको जानता ही ना हो, ठीक है ना। और देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है ऑटिज्म की, ठीक है, जो एग्जाम में पूछी भी जाती है। ऑटिज्म में बच्चे ना वो आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं। देखिए देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। आप किसी के घर पे गए हुए हो, ठीक है, तो वहां पे आप देखते हो ना बच्चा वो खेलता रहता है, ठीक है। आपने बच्चे को अपने पास बैठा लिया, तो बच्चा क्या करेगा, अगर बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है ना तो वो आपसे आंख ही नहीं मिलाएगा, आपकी तरफ ऐसे दिखेगा ही नहीं, वो अपना जो सर है उसको नीचे की तरफ रखेगा और बस ऐसे ही बैठा रहेगा, ठीक है। तो जो ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं, वो आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं, और हमें लगेगा कि यार बच्चा तो बहुत शर्मिला है, बहुत ज्यादा शर्माता है, ठीक है, हमारे माइंड में ये होता है अगर बच्चा शर्मा रहा है, ठीक है ना। बट एक्चुअल में क्या है, बच्चे को ऑटिज्म की दिक्कत है, ठीक है। आगे देखिए, बच्चा क्या करेगा, आपसे बात नहीं करेगा, अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे तो ठीक है वो आपसे बात ही नहीं करेगा, आपको लगेगा कि बच्चा है ना वो शर्मा रहा है, बट एक्चुअल में उसको क्या है, ऑटिज्म है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कैसे कैसे बच्चा करता है, जो ऑटिज्म है ना उसमें बच्चा क्या करता है, अपने बिहेवियर में है ना रिपीटेशन शो करता है। जैसे जैसे उसके सामने कोई बटन है, जैसे आप लिफ्ट में जा रहे हो, ठीक है, तो लिफ्ट के अंदर जो बटन्स होते हैं ना, तो इस टाइप का जो बच्चा है ना वो क्या करेगा, बटन्स को बार बार प्रेस करेगा, ठीक है, आपकी सुनेगा ही नहीं, वो बार बार बटन क्या करेगा, प्रेस करेगा, या फिर किसी वर्ड्स को क्या करेगा, बार बार दोहराएगा, एक ही वर्ड को बार बार बोलेगा, ठीक है। या फिर जैसे उसके पास खिलौने हैं तो सभी खिलौनों को वो एक साथ पीटना स्टार्ट कर देगा या उनको बजाना स्टार्ट कर देगा। देखिए इसके ऊपर एक मूवी है, जैसे बर्फी मूवी है, तो उसके अंदर जो प्रियंका चोपड़ा का जो रोल है ना वो ऑटिज्म की स्टोरी है, ठीक है ना। यानी कि उस प्रियंका चोपड़ा को उस मूवी के अंदर क्या है, ऑटिज्म है। तो आप उस मूवी को देखना, अगर आप देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑटिज्म है ना वो क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, कोज ऑफ ऑटिज्म, यानी कि ऑटिज्म होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, या तो हो सकता है जेनेटिक इन्फ्लुएंस हो, यानी कि आपकी फैमिली में आपकी जनरेशन में किसी को क्या हो, ऑटिज्म हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। वायरस वगैरह का भी इफेक्ट हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, अगर भाई बच्चे के सामने कोई दुर्घटना हो गई या ऐसा कोई सदमा लग गया, अगर बच्चा इस टाइप का बन गया, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। ड्रग्स या मेडिसिन भी हो सकते हैं, यानी कि आपने ड्रग्स लिए हो या आपने दवाइयाँ ली हो और कोई दवाई आपको रिएक्शन कर गई या आपके लिए गलत साबित हो गई, ठीक है ना, तो उससे भी ऑटिज्म हो सकता है। या ब्रेन डिसफंक्शन, यानी कि आपके दिमाग में क्या है, प्रॉब्लम है, आपके दिमाग का जो डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाया, उसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है, देख, ठीक है। अब देखिए आगे,
देखा गया कि बच्चे का जो ब्रेन का सोशल कोग्निशन या सोशल इंटरेक्शन वाला जो हिस्सा होता है ना, वो क्या है, डैमेज्ड है या अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है। देखा गया कि बच्चे के जो ब्रेन का सोशल कोग्निशन वाला जो पार्ट है ना, या जो सोशल इंटरेक्शन वाला जो पार्ट है, हिस्सा है, वो क्या है, डैमेज्ड है। यानी कि वो पार्ट बच्चे का अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। उसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। या फिर हो सकता है बच्चा जब गर्भ में था माँ के, तो उस टाइम माँ ने गलत मेडिसिन ली हो, या फिर माँ को ड्रग्स लेने की लत हो, यानी कि नशे की आदत हो, या कोई केमिकल एक्सपोजर जो होते हैं उनका रिजल्ट भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, इन सभी वजह से ऑटिज्म हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए मैंने ऊपर आपको समझाया अभी, अगर जो ऑटिज्म है ना, उसको अर्ली एज में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों? जब बच्चा छोटा होता है ना, तो हो सकता है बच्चे को ऑटिज्म हो, लेकिन जो ऑटिज्म है और जो साइनेस है, उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है, जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो दोनों मिलती हैं। तो हम सोचेंगे कि यार बच्चा है ना, वो शर्मा रहा है, हम फर्स्ट टाइम घर पे आए हैं और बच्चा हमसे शर्मा रहा है, इसलिए हमसे बात नहीं कर रहा है, इसलिए हमसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं जो अर्ली एज है ना, उसके अंदर आप ऑटिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। आपको लगेगा कि बच्चा शर्मा रहा है, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है उसको क्या हो, ऑटिज्म हो। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है ना, और बड़ा होने के बाद भी वो सेम तरह से ही रिएक्शन देता है, अब भी वो आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, अब भी वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तब हमें समझ में आता है कि हमारे बच्चे को क्या है, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑटिज्म के बारे में इतना ही था, आगे देखिए। आगे है ADHD। ठीक है, ADHD इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब देखिए डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज की कमी होना। ठीक है, तो किसकी कमी, अटेंशन की। यानी कि जो बच्चा है ना, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ठीक है, वो अटेंशन नहीं दे पाता किसी भी चीज को। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। जो ADHD है, इसका संबंध किससे है, कंसंट्रेशन से है। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी, अब देखिए जैसे कि कुछ बच्चे हैं ना, वो एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, यानी कि अति क्रियाशील हैं, बहुत ही जोशीले हैं, बट उनके अंदर किस चीज की कमी है, कंसंट्रेशन की। वो किसी भी काम को करने में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, आपने अपने बच्चे को बोला है कि भाई आप आधे घंटे है ना, हाफ आवर आप यहाँ पे आप बैठकर पढ़ेंगे, तो आप नोटिस करना, अगर बच्चा है ना, वो हाफ आवर तो बहुत दूर की बात है, वो 5 मिनट भी रुक कर नहीं बैठ पाएगा। ठीक है ना, वो वहां से चला जाएगा। ठीक है, यानी कि वो कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाता। जो ADHD है ना, वो कंसंट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपका जो बच्चा है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है चीजों के ऊपर। ठीक है, आगे देखिए। देखिए बच्चे का जो एक्टिव है ना, या हाइपर एक्टिव होना, वो होना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम है कि वो क्या नहीं कर पा रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है चीजों के ऊपर। ठीक है, आगे है ADHD भी किससे रिलेटेड है, आपके ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो ADHD है वो भी किससे रिलेटेड है, आपके ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ADHD की प्रॉब्लम को प्रैक्टिस से सही किया जा सकता है। देखिए कैसे, जैसे आपने बच्चे को बोला कि भैया आपको यहाँ पे 10 मिनट बैठकर पढ़ना है। ठीक है, तो पहली बार दिन हो सकता है बच्चा 10 मिनट ना बैठे, 8 मिनट बैठे। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, उसको 12 मिनट बोलोगे। आपने 12 मिनट बोला, बच्चा 10 मिनट बैठ गया। ठीक है, फिर आपने 15 मिनट बोला, हो सकता है बच्चा 12 मिनट बैठ जाए। तो आप धीरे धीरे ऐसे करते हुए ना प्रैक्टिस करवाओगे बच्चों को बैठने की। तो ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए है ना, बच्चे का खुद जो टाइम पीरियड है ना, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और बच्चा फिर आराम से कंसंट्रेट कर पाएगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जिसको प्रैक्टिस से क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। ठीक है, ये था हमारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्टकट के अंदर बोलते हैं ADHD। आपको इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ADHD की, PTSD की। ठीक है ना, तो आपको ये फुल फॉर्म है, इनको भी याद रखना है। ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें कोई भी अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि मानसिक मंदता। ठीक है, देखिए इसका जो दूसरा नाम है ना, या इसका जो न्यू नेम है ना, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि बौद्धिक बौद्धिक विकलांगता। अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं तो होती है बौद्धिक विकलांगता। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, बस जिस बच्चे का जो IQ है ना, वो क्या हो, लेस देन 70 हो, लेस देन 70 या 75, आप 75 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आते हैं मेंटल रिटार्डेशन बच्चे।
ये वो बच्चे हैं जिनको हम इंक्लूसिव स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा सकते, इंक्लूसिव स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा सकते। इंक्लूसिव स्कूल का जो टॉपिक है वो हम कर चुके हैं। मैंने बताया था क्या होता है इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि वो स्कूल या समावेशी स्कूल जहां पर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, हर टाइप के बच्चे को एक साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो इंक्लूसिव स्कूल है ना, वो कहती है कि जिन बच्चों का IQ ग्रेटर देन 70 है ना, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे पढ़ सकते हैं इंक्लूसिव स्कूल के अंदर, ठीक है। जिनका IQ लेस देन 70 है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन वाले जो बच्चे हैं, इनका IQ क्या है, लेस देन 70 है, तो ये बोल रहे हैं कि इस टाइप के बच्चे हैं ना, वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। उनके ब्रेन्स के अंदर क्या है, प्रॉब्लम है, वो सीख ही नहीं पाएंगे, आप उनको कितना भी सिखा लो वो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन के अंदर कौन से बच्चे आते हैं, जिनका IQ लेस देन 70 है, ठीक है। और इनको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर या इंक्लूसिव स्कूल के अंदर हम इनको नहीं पढ़ा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो जो इस टाइप के बच्चे हैं ना, उनको हम लाइफ की स्किल्स सिखाते हैं। अब लाइफ स्किल्स का मतलब क्या है, लाइफ स्किल्स का मतलब है आप उनको ऐसा कुछ काम सिखाओगे, जैसे मटके बनाने का काम सिखा दिया, ठीक है, लिफाफे बनाने का काम सिखा दिया, अगरबत्ती बनाने का काम सिखा दिया, सफाई करने का काम सिखा दिया, या कागज बनाने का काम सिखा दिया। यानी कि ऐसी कोई लाइफ स्किल्स आप उसको सिखाओगे कि यानी वो क्या कर सके, अपना जो जीवन यापन है ना वो आराम से कर सके, वो किसी के ऊपर क्या ना रहे, डिपेंड ना हो, वो खुद से कमाए और खुद से अपना काम चला सके। तो ऐसे बच्चों को हम क्या सिखाते हैं, लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, ताकि एटलीस्ट कम से कम वो आराम से इंडिपेंडेंट होकर जी तो सकते हैं ना, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन बच्चे, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज और याद रखनी है, जिन बच्चों का IQ लेस देन 70 होता है ना, उनको तो हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन वाले, ठीक है, जो नॉर्मल स्कूल में बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जिनका IQ ग्रेटर देन 70 होता है ना, उसको बोलते हैं हम लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे, ठीक है। यानी कि उनको सिर्फ सीखने में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, IQ अगर लेस देन 70 है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन, अगर IQ ग्रेटर देन 70 है तो उसको बोलेंगे हम लर्निंग डिसेबल्ड, ठीक है। आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेशन चाइल्ड, ठीक है, यानी जो मानसिक मंद बच्चे हैं ना, हिंदी में बोलते हैं मानसिक मंद बच्चे, ठीक है, मानसिक मंद बच्चे, ठीक है। तो ये है ना इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए क्या होता है, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्विकली, यानी कि ये जल्दी से चीजों को नहीं समझ पाते हैं। आप इनको कोई चीज समझा रहे हो ना, तो वो जल्दी से उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इनएबिलिटी टू डिसाइड, यानी कि ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ये डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। लेक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं चीजों के ऊपर, इनको प्रॉब्लम है, ये कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे चीजों के ऊपर, ठीक है। ये शॉर्ट टेम्पर होते हैं, शॉर्ट टेम्पर को मतलब होता है इनको बहुत जल्दी क्या जाता है, गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। ये मानसिक रूप से क्या है, कमजोर है, वीक है, इनको बहुत जल्दी गुस्सा जाता है। आगे है इनएबिलिटी टू रिमेंबर, यानी कि ये चीजों को याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं जल्दी ही चीजों को, ठीक है। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि क्या नहीं कर पाते, ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं चीजों को, ठीक है। दो चीजें हैं, उनको आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे ये लोग, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। डिले इन डेवलपमेंट, ये वो बच्चे होते हैं जिनका जो विकास है ना वो देरी से होता है, ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे विकास होता है इनका, ठीक है। यानी कि इनकी जो एज है ना, आपको लगेगी कि भाई इनकी एज 25-30 के आसपास एज जा रही है, ठीक है। लेकिन जो इनका बिहेवियर है ना, जो ये रिएक्शन देते हैं ना, वो एक छोटे बच्चे की तरह देते हैं। जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो, 8 साल का या 12 साल का बच्चा हो, ठीक है, 15 साल का बच्चा हो, एज हो गई इनकी 30, लेकिन ये रिएक्शन दे रहे हैं 15 साल के बच्चे के आसपास, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, इनका जो डेवलपमेंट है ना वो क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, इनका जो विकास है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे गिफ्टेड चाइल्ड बच गया है, वो टॉपिक भी थोड़ा क्या था, लेंदी है, इसलिए मैंने गिफ्टेड चाइल्ड के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो टाइम पर मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इतना मैं आपको बता चुका हूं, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आराम से एग्जाम क्वालिफाई होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इन PDFs को या इन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, और इसके बाद मैं इनके MCQ भी कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो आप उससे पहले थ्योरीज को बार बार पढ़िए, और देन उसके बाद हम MCQ करेंगे, तो MCQ से वैसे चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपको बता चुका हूं इतनी बार, जो हम MCQ करेंगे वो सारे के सारे CTET के ओरिजिनल होंगे,
जो ओरिजिनल एमसीक्यू हैं वही होंगे जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है ना। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।